हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 मार्च और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 मार्च 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और पूरी डिटेल के साथ क्विज दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री में क्विज सॉल्व कीजिए और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, ई बुक्स, मॉक टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड की निर्माता कंपनी कौन है? तो इसे बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि पुणे में हेडक्वार्टर्ड है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया? झांसी जिले में मनाया गया है स्ट्रॉबेरी महोत्सव। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, दोनों के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। ऐसे ही सभी लोग डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार भी 18 मार्च को मनाया गया ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों रिसाइकलिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए रिसाइकलिंग को ये मनाया जाता है। रिसाइकलिंग क्या होता है दोस्तों? जैसे ही जो चीज़ हम लोग यूज़ कर लेते हैं, यूज़ करने के बाद उसे फेंक देते हैं, उन सभी चीज़ों का रिसाइकलिंग करके उसको दोबारा यूज में लाया जा सके, जिससे वो पर्यावरण में या हमारे वातावरण में पड़े पड़े वो खराब ना हो, उससे पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। ठीक है, उनका दोबारा से यूज किया जा सके, इसे ही कहा जाता है रिसाइकलिंग। ठीक है, तो इस बार की जो थीम रखी गई है इस दिवस की, वो है रिसाइकलिंग हीरोज। क्या है? रिसाइकलिंग हीरोज। अब देखिए, मार्च महीने में अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। 1 मार्च को दोस्तों मनाया गया जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। क्या मनाया गया? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को बनाया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे और चाबहार डे मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 1 से 7 मार्च को जन औषधि सप्ताह मनाया गया। 8 मार्च को दोस्तों इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया गया। 11 मार्च को इस बार मनाया गया है वर्ल्ड किडनी डे। ये मार्च मंथ के दूसरे थर्सडे को मनाया जाता है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया गया और 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट डे हैं मार्च मंथ के। बाकी सभी महीनों की इंपॉर्टेंट डे, थीम, उनके बारे में डिटेल्स जानने के लिए आप लोग दोस्तों जाया कीजिए, एमजेटी ऐप ओपन किया कीजिए, नीचे स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाया कीजिए और वहाँ पर दिवस और थीम नाम से एक फोल्डर है। वहाँ पर आपको पिछले 1.5 सालों के हर एक महीने की इंपॉर्टेंट डे, थीम और उनसे रिलेटेड जानकारियाँ मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियारों के आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत के हथियारों के आयात में, इंपोर्टेशन में 33% की आई है कमी। सिप्री का मतलब क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है सिप्री का फुल फॉर्म। तो इसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है। इसमें बताया है कि भारत जो है वो अपने इंपोर्टेशन में 33% की कमी किया हुआ है। ये डाटा कब से कब तक का है? तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है 2011 से 2015 के बीच का डाटा लेकर के, और उसको कंपेयर किया गया है 2016 से 2020 तक के बीच के डाटा को लेकर के। ठीक है, यानी 2011 से 2015 के बीच में भारत ने कितना इंपोर्ट किया है हथियारों का, और 2016 से 2020 के बीच में भारत ने कितना इंपोर्टेशन किया है हथियारों का, इनके बीच में कंपैरिजन करके 33% की कमी देखी गई है। तो सिप्री ने ये रिपोर्ट जारी की है। अभी देखिए दोस्तों, जब लॉकडाउन चल रहा था तो अगस्त 2020 में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 101 ऐसे हथियारों की लिस्ट शेयर की थी और बताया था कि इन 101 हथियारों को अब से इंडिया इंपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, इनको इंडिया में ही डेवलप करेगा। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस पर। ठीक है, 2020 में वो भी था, तो 2020 यहाँ की रिपोर्ट में भी शामिल है। ठीक है, 2020 का भी डेटा लिया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि 2016 से 2020 के बीच में भारत के 3 शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता देश थे। कौन कौन? रसिया ने 49% हथियारों का एक्सपोर्टेशन किया है इंडिया को। फ्रांस ने 18% हथियार वेपन्स एक्सपोर्ट किए हैं इंडिया को। इसराइल ने 13% एक्सपोर्ट किए हैं इंडिया को।
और वहीं इंडिया भी एक्सपोर्ट किया है किसको किसको, म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस। भारत के 3 ऐसे देश थे जिनको भारत अपने सैन्य हथियार जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा था। 2016 से 2020 के बीच में दोस्तों भारत के पास टोटल ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडिया के पास वेपन्स के निर्यात में, वेपन्स के एक्सपोर्टेशन में 0.2% की हिस्सेदारी है। यानी कि पूरी दुनिया भर में जितना भी एक्सपोर्टेशन होता है वेपन्स का, उसमें इंडिया की हिस्सेदारी 0.2% हो गई है। अब पहले 0.1% भी नहीं था, बहुत कम था। ठीक है, रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में लगभग 228% की वृद्धि हुई है एक्सपोर्टेशन में। इंडिया बन गया है 24वां सबसे बड़ा निर्यातक देश। क्लियर। अभी दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों, भारत जो है ये अपने ब्रह्मोस मिसाइल को दे रहा है फिलीपींस को। ठीक है, फिलीपींस को। ऐसे ही बहुत देशों के पास अब धीरे धीरे इंडिया भी एक्सपोर्ट करने लगा है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया भी अब बड़ा निर्यातक देश बन रहा है। चलिए, अब सिप्री की रिपोर्ट है, सिप्री के बारे में जानिए। इसका फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर है ओस्लो में। निदेशक हैं इसके, डायरेक्टर हैं डैन स्मिथ। अगला देखते हैं। अगला है IQ एयर की रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सी है। तो IQ एयर ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर में बात किया जाए तो नई दिल्ली है टॉप पर। यानी भारत की राजधानी है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे प्रदूषित राजधानी शहर की बात हो रही है। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तब आप बताएंगे चीन का शिनजियांग। ठीक है, चीन का शिनजियांग जो है ये है सबसे प्रदूषित शहर दुनिया का। अगर उसमें नई दिल्ली का स्थान बात किया जाए तो नई दिल्ली है 10वें स्थान पर। ठीक है, नई दिल्ली है 10वें स्थान पर सबसे प्रदूषित शहर के रूप में। लेकिन सबसे प्रदूषित शहर, ऐसा शहर जो राजधानी भी हो, ऐसी लिस्ट में दोस्तों नई दिल्ली है पहले स्थान पर। क्योंकि बाकी शहर के बारे में अगर देखेंगे टॉप 10 में, तो टॉप 10 में जो भी है शहर, ये दोस्तों राजधानी नहीं है किसी भी कंट्री की। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों टॉप 10 में तो 9 जो शहर हैं ये तो भारत के ही हैं। सिर्फ पहले स्थान पर, फर्स्ट पोजीशन पर जो सिटी है वो है शिनजियांग की। इसके बाद 9 सिटीज जो हैं ये सभी इंडिया की हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, पहले पर है शिनजियांग, सेकंड पर गाजियाबाद, फिर बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, भिवानी और नई दिल्ली। तो इसमें देखिए नई दिल्ली ही जो है यही है राजधानी। ठीक है, यही है कैपिटल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन है, तब आप बताएंगे नई दिल्ली। लेकिन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पूछा जाए तब आप बताएंगे शिनजियांग। क्लियर है। चलिए, ये रिपोर्ट जारी की गई है IQ एयर के द्वारा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया है। मिशन नगरोदय कार्यक्रम मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में जो CM हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने, इन्होंने नगरीय निकायों में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया है 407 नगरीय निकायों में। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत दोस्तों लगभग 3300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनको चलाया जाएगा नगर निकायों में भी। ओके, तो 3300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसके तहत। अब देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है मिशन नगरोदय कार्यक्रम। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश मैप में देखिए ये रहा मध्य प्रदेश। भोपाल है यहाँ की राजधानी। भोपाल से ही आपको याद रखना है भोजताल, भोजताल झील। भोजताल झील कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में ही है। बीजेपी पार्टी से शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जी ये यूपी की गवर्नर हैं, इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है मध्य प्रदेश का भी। कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर विहार, पेंच नेशनल पार्क, ये सभी है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या है 231। ठीक है, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं 29। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। कौन है, मोहम्मद रफीक जी हैं यहाँ की करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, तो मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है यूपी से, उत्तर प्रदेश से। छत्तीसगढ़ इसी से अलग हुआ था, 26वां राज्य बना था। महाराष्ट्र से अपना बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश। गुजरात से और राजस्थान से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों है सांची का स्तूप। ठीक है, खजुराहो मंदिर है, भोजताल झील है, मैहर माता मंदिर है, महाकाल मंदिर है उज्जैन में। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन में 100 मीटर रेस किसने जीती है? तो अभी हाल ही में 100 मीटर रेस जीती है दोस्तों एस धनलक्ष्मी ने। एस धनलक्ष्मी ने अभी हाल ही में द्युति चंद को हरा करके, किसे हरा है? द्युति चंद को हरा करके फेडरेशन कप में 100 मीटर इवेंट में गोल्ड जीता हुआ है। इस जो चैंपियनशिप थी इसका पूरा नाम है फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है। पटियाला में इसका आयोजन किया गया और इसके 100 मीटर इवेंट में द्युति चंद को हरा करके धनलक्ष्मी जी ने जीत लिया है गोल्ड। धनलक्ष्मी जी दोस्तों हैं तमिलनाडु की, जबकि द्युति चंद हैं उड़ीसा की। द्युति चंद के नाम ही दोस्तों है नेशनल रिकॉर्ड, ठीक है। इंडिया में नेशनल रिकॉर्ड द्युति चंद के नाम ही है। चलिए, ये तो महिलाओं की रेस हो गई। पुरुषों की अगर रेस बात किया जाए तो पुरुषों में 100 मीटर की फाइनल श्रेणी में पंजाब के गुरविंदर सिंह ने जीता है गोल्ड। कितने सेकंड में? 10.32 सेकंड में 100 मीटर रेस जीती है इन्होंने, गुरविंदर सिंह जी ने। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस कंपनी ने 5G रेडियो साधन विकसित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में नोकिया ने घोषणा की है कि वो 5G रेडियो रिसोर्स डेवलप कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में वो डेवलप करेगा 5G रेडियो रिसोर्स, और ये जो 5G रेडियो रिसोर्स होगा ये क्लाउड बेस्ड होगा। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विसेज और गूगल के साथ साझेदारी भी कर रहा है नोकिया, ठीक है। नोकिया जो है ये अपना ये क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो रिसोर्स जो है ये रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी RNA तकनीकी के साथ डेवलप कर रहा है। नोकिया के बारे में अगर बात करें, नोकिया दोस्तों फिनलैंड की कंपनी है, और नोकिया से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आया था कि नासा ने चांद पर 4G LTE सेवाओं के लिए नोकिया के साथ समझौता किया है, यानी चांद पर 4G LTE सर्विसेज नोकिया के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएगी, नासा जब प्रोवाइड कराएगा तो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इसके निदेशक और CEO कौन बने? तो अभी हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा जो आपको ए ऑप्शन में दिख रहे हैं ये होंगे दोस्तों नए निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ICRIER। ओके, देखिए ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट भी हैं, कई क्षेत्रों में कई पदों पर ये रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक में, और इन्हें अभी रजत कथुरिया जी की जगह पर नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर? रजत कथुरिया जी की जगह पर नियुक्त किया गया है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव के पद पे। ICRIER की स्थापना हुई थी 1981 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और अब अध्यक्ष दीपक मिश्रा होंगे। अगला देखते हैं, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने। क्यों लगाया है? RBI की गाइडलाइंस को फॉलो ना करने की वजह से इस पर लगाया गया है जुर्माना। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बैंकिंग विनियमन यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 10 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन करने के का दोषी पाया है इनको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और इस पर लगा दिया है 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये है भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इससे पहले दोस्तों ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में। इसी का आगे चल करके नाम बदला गया 1 जुलाई 1955 को और रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई में, अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा जी। भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। RBI की अगर बारे में बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आगे चल करके 1 जनवरी 1949 को इसका किया गया राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज कर दिया गया RBI को। इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके वर्तमान में गवर्नर हैं 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी। पहले गवर्नर हुए थे ओसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर हुए थे CD देशमुख। RBI दोस्तों सेंट्रल बैंक है भारत का, यानी मुद्रा छापने का अधिकार इसी के पास है। साथ ही साथ RBI के ही जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, ये मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी के अध्यक्ष हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ही अधिकार होता है कि देश में मॉनेटरी रेट्स को कैसे रखना है, ठीक है, कितना रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI के और 3 केंद्र सरकार के सदस्य होते हैं। क्लियर है? तो ये जो रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, ये सब यही लोग डिसाइड करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लोग। अगला देखते हैं, इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया?
तो अभी हाल ही में दोस्तों कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से। कौशल्या शंकर इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही है कौशल्या शंकर। इनको 2021 के लिए इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चेन्नई में अभी हाल ही में करेजियस वीमेन इंस्पायर अ बेटर वर्ल्ड नाम का एक इवेंट आयोजित किया गया। तो इस पे तमिलनाडु की समाज सुधारक कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स की ये रक्षक हैं। इन्होंने 2017 में एक समझ लीजिए एक प्रकार की ट्रस्ट की स्थापना की थी, सोशल जस्टिस ट्रस्ट है वो, जो कि जाति आधारित जो हिंसा होती है उसके खिलाफ अत्याचार से लड़ने के लिए चलाया जाता है। ठीक है, उस ट्रस्ट की शुरुआत की थी कौशल्या शंकर ने। तो इनके इन्हीं कामों के लिए इनको इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा है संध्या रविशंकर ने। किसने? संध्या रविशंकर ने लिखा है करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक। करुणानिधि जी दोस्तों ये तमिलनाडु के पूर्व दिग्गज नेता थे, चीफ मिनिस्टर भी थे। ये तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री बने और लगभग 2 दशकों तक ये चीफ मिनिस्टर रहे तमिलनाडु के। ठीक है, तो तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। इनकी जीवन पर बेस्ड है ये पुस्तक करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स। ओके, तमिलनाडु के सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री करुणानिधि जी थे। तो संध्या रविशंकर ने ये पुस्तक लिखी है। अच्छा दोस्तों, अभी 2021 में जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर के नाम आए हैं इस पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है। पूरा डिटेल वीडियो है, पूरी फोटो के साथ वीडियो है। आप लोग जाइए वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन बनी? तो वो बन गई हैं दोस्तों भवानी देवी। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर। देखिए फेंसिंग गेम क्या होता है? फेंसिंग का मतलब होता है तलवारबाजी। देखिए तलवारबाजी का जो खेल है ये भी ओलंपिक का ही हिस्सा है और इसमें अभी तक भारत में कोई भी महिला नहीं पार्टिसिपेट हुई थी। तो ये क्वालिफाई करने वाली ओलंपिक में पहली भारतीय महिला बन गई हैं भवानी देवी। ठीक है, तलवारबाजी में। ओके, तो अभी हाल ही में एक इवेंट हुआ था, उसमें इन्होंने ओलंपिक का स्थान अपना हासिल किया है। वर्ल्ड रैंकिंग में भवानी देवी अभी 45वें स्थान पर हैं। ओके, चलिए अभी 2017 में इन्होंने फेंसिंग में भारत का पहला इंटरनेशनल गोल्ड भी जीता था। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। डेली दोस्तों आपको मिनिमम 2 वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं। अभी एक मैराथन की वीडियो अपलोड होगी 8 से 9 बजे के बीच में, उसको भी देखना मत भूलिएगा। उसमें हम लोग 2020 का बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, 1 लाइनर के रूप में, तो पूरा डिटेल के साथ हम लोग रिवीजन करते हैं। तो वो वीडियो भी जरूर देखा कीजिए और ये वीडियो भी जरूर देखा कीजिए। दोनों वीडियो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? अगला, निम्न में से किस देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जाकर के डिटेल क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज सॉल्व करने के बाद एक बार उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया करो क्विज का, जिससे आपको ये सारे पॉइंट पक्के हो जाए बिल्कुल। हाँ दोस्तों, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन होता है, कोई भी चीज़ मुझे बतानी होती है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही इन्फॉर्म करता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ जाइए। MZT एजुकेशन नाम है टेलीग्राम ग्रुप का, जुड़ जाइए। वहाँ पर सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है, कोई भी वीडियो आने वाली होती है या कोई भी चीज़ होती है, साथ ही साथ वहाँ पर सभी प्रकार की PDF भी आपको भेजी जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, MZT ऐप को इंस्टॉल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।